बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव नौयत का प्रोग्राम है और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान के इस वक्त मकबूल तरीन लीडर हैं। अच्छा, चीन का मैं आपसे एक सवाल करूंगा क्योंकि 5-7 मई को चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आते हैं और बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होकर कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठें और सियासी इस्तेहकाम लेके आएं और तमाम स्टेक होल्डर्स लेके आएं, क्योंकि चीन का कंसर्न था। तो बजाय इसके कि इस्तेहकाम लाया जाता, उसके बाद फौरी तौर पे आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और आप उसके बाद फिर 9 मई भी हो जाता है। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट और ये सारी पीडीएम पार्टी, ये सब मिलके वन पॉइंट एजेंडा पे है और वो एजेंडा ये है कि इमरान खान को बाहर रखें। अब इमरान खान को बाहर रखने का मतलब कि मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको आपने बाहर रखना, और बाहर कैसे रखना, उसको खत्म करें। खत्म कैसे कर रहे हैं? ये जो 9 मई का सारा ड्रामा था, अब ये जिस वक्त मुझे मौका में कहते हैं ना जी मिलिट्री अदालतों में इमरान खान को ट्राई करो, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मुझे मिलिट्री अदालतों में मेरा टेलीवाइज्ड हो जो मैं बातें करूंगा। मैं कोई वकील नहीं चाहता, मैं अपना खुद डिफेंस करूंगा। मैं ये साबित करूंगा कि सारा प्री प्लान था। ये प्लान ही ये था कि 14 महीने से क्रश करने की कोशिश कर रहे थे वो, इन्होंने वो 9 मई को इस्तेमाल करके तो ये जो 10,000 48 घंटे में 10,000 लोगों को पकड़ लिया। तो पहले से प्लान होगा तो पकड़ा था ना। जिस पार्टी ने कभी कोई तोड़फोड़ नहीं की, जब गोलियां लगी तो नहीं की, तो एकदम जब उन्होंने जलाना घराना शुरू कर दिया तो ये प्री प्लान था। कहने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट, और ये इस वक्त पाकिस्तान का नहीं सोच रहा है। वो जो चाइनीज ने जो बात कही थी वो मुल्क का सोच रहा था। कोई भी आदमी आज पाकिस्तान का सोच रहा है वो एक ही चीज कहेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आओ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से। अगर आप साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो भी ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंदर बांट कर रहे हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, मुल्क को चाहिए बड़ी सख्त रिफॉर्म्स। कोई भी रिफॉर्म नहीं कर सकता जब तक पब्लिक उसके साथ ना खड़ी हो। जब आप एक पब्लिक मैंडेट लेके आएंगे फिर ही आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ये 14 महीने में इन्होंने मुल्क का तो जो जो मुल्क से किया कोई दुश्मन भी ना करे, तो अब इन्हीं को कहेंगे कि ये फिर से रिफॉर्म्स करेंगे। ये कैसे करेंगे? और कोई और ये समझ रहे जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आगे करेगा। आज तक किसी टेक्नोक्रेटिक सेटअप ने आगे कोई मुल्क ठीक किया? मुल्क ठीक महातिर ने किया, मलेशिया महातिर ने बदला। उसके बाद जो सिंगापुर था वो ली कुआन यू ने, एक प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक मैंडेट से बदला। जो भी मुल्क बदले जाते हैं वो पब्लिक की पावर होती है, फिर पब्लिक साथ होती है इस्लाहत के लिए, और फिर एक कौम बनती है। ये तो उल्टा जा रहे हैं। ये तो उन लोगों के ऊपर बैठा रहे हैं जिन लोगों ने मुल्क को यहां पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया, अब वो मुल्क ठीक करेंगे। शहीद अरशद शरीफ और इमरान रियाज ये भी सिर्फ इस वजह से ज़ेरे अताब हैं, और बाकी भी जर्नलिस्ट, डॉक्टर मुईद हैं, शाहीन से भाई हैं, वजाद सईद खान है, मैं खुद हूं। तो ये खान साहब, इस पे आप क्या कहेंगे कि मीडिया, सारा के सारा मीडिया आराम से कबूल कर लिया? उन्होंने एक दो ऑफिसर्स ने बुलाया, उनको कहा शट अप, आज के बाद इससे आगे नहीं बढ़ना और इमरान खान का नाम नहीं लेना, और उन्होंने कहा ठीक है। देखिए साहब, ये और आखिरी मेरा सवाल, क्योंकि मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। देखो, बदकिस्मती से मीडिया ओनर्स के बिजनेस इंटरेस्ट है और वो बिजनेस इंटरेस्ट और मीडिया को साथ साथ चलाते हैं। अब मैं ने पूरी एक चैनल खरीद ली है और उसके पास वो जो उसकी बिजनेस है वो 2 नंबर बिजनेस है, तो वो चैनल को इस्तेमाल करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये याद रखें कि ये जो सारा मुझे दर्ज देते थे आज़ादी राय के, और हम हालांकि वो कोशिश कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो, फेक न्यूज के अगेंस्ट। मेरे अगेंस्ट हर किस्म की न्यूज, फेक न्यूज निकलाती थी, मिनिस्टर्स के अगेंस्ट निकलाती थी, जो मगरिब में है कि आपकी जिम्मेदारी भी, आप अगर किसी को
اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچائیں گے, کسی کو ذلیل کریں گے, تو اس کے پاس ہونا چاہیے رائٹ کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, اور لائبل لاز ہیں. لیکن ہمارے اگینسٹ پوری کیمپین چلی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا 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 اور میڈیا کا بند کرنے کی کوشش کی. اب کیا ہوا؟ انہوں نے سیدھی طرح حکم کیا ہے میڈیا اونرز کو کہ تم اگر یہ لائن پہ نہیں چلو گے ہم تمہیں یہ کر دیں. اور ان میں سے کئی میڈیا اونرز نے بڑی کوشش کی اپنی آزادی رائے رکھنے کی, میں داد دیتا ہوں ان کو, لیکن کئی پہلے میں سلام کر کے تو جناب سیدھا جا کے وہ شروع ہو گیا, اور کئی پہلے ہی ان کے ساتھ تھے. تو ہوا کیا؟ دیکھو خطرناک چیز اب کیا ہے صاحب, آپ ایک معاشرے کے اندر سے جب تنقید ختم کر دیتے ہیں, جب ایک معاشرے کے اوپر آپ انفارمیشن کے اوپر آزادی رائے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, جب آپ ڈنڈے کے زور سے اپوزیشن کو بھی دبا دیتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے ملک کی موت کی سائن کر رہے ہیں, یعنی آپ اپنے معاشرے کی تباہی کے اوپر سائن کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے تاریخ دیکھنی ہے تو صرف زیادہ دور نہ جائیں, ایسٹ اور ویسٹ جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد علیحدہ ہو گئے, ایک میں یہی حرکتیں جو آج ہو رہی ہیں پاکستان میں ایسٹ جرمنی میں شروع ہو گئی, ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا, آزادی رائٹ ڈیموکریسی آ گئی. 50 سال کے بعد ویسٹ جرمنی اوپر چلا گیا, ایسٹ جرمنی نیچے چلا گیا. ایسٹ اور ویسٹ یورپ وہی یورپینز تھے, آدھوں کے اندر آزادی آ گئی, جمہوریت اور تنقید آ گئی, پارلیمنٹ آ گئی, آزادی رائے آ گئی, آزاد میڈیا آ گیا, اور دوسری طرف انہوں نے بند کر دیا جو آج پاکستان میں ہے. ویسٹ جرمنی ویسٹ یورپ اوپر چلا گیا, ایسٹ یورپ نیچے چلا گیا. ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے اندر یہ حرکتیں جو آج پاکستان میں ہیں, ساؤتھ کوریا کے اندر انہوں نے ڈیموکریسی, ساؤتھ کوریا اوپر چلا گیا, نارتھ پیچھے رہ گیا, آج بھوکے مر رہے ہیں لوگ. اور وہی لوگ ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ دنیا کا ایکسپیرئنس کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آزاد کیا تھا مدینہ کی ریاست میں. فرعون کا جب کہا جاتا ہے قرآن کے اندر تو اس نے لوگوں کو غلام بنایا تھا. انہوں نے آزاد کر کے دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنایا. دنیا کے مسلمانوں نے امامت کی, مدینہ میں انہوں نے انسانوں کو آزاد کیا, انصاف دے کے, حقوق دے کے, انہوں نے اندرونی طور پہ آزاد کیا لا الہ الا اللہ سے. وہ لوگ دنیا کی امامت کی اقبال کے شاہین بن گئے. اور وہی جو فرعون کا قرآن میں جب دیتے ہیں ذکر, وہ غلام بناتا تھا. لا الہ الا اللہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے, اور آزاد انسانی اوپر جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے ڈنڈے مار کے یہ ویگو ڈالے آ رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جو اختلاف کرے. اور یہ یا تو ملک بڑا ترقی کر رہا ہو, اوپر سے ملک بھی نیچے جا رہا ہے. یعنی ہماری ملک کی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, امیدیں ختم کر دی ہیں انہوں نے. جو یہ آپ کے 9-10 لاکھ پروفیشنل چھوڑ کے گئے ہیں, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کا کتنا پاکستان کو نقصان ہے. اور جو پروفیشنل نہیں جا رہے وہ اپنے ڈالرز بھی باہر لے کے جا رہے ہیں, پیسے چینج کرتے ہیں اور ڈالر باہر. تو ملک کا کیا بنے گا؟ میں تو سب سے یہ بات, جب میں نے, اب تو میں بات ہی نہیں کرتا, پہلے میں کہہ رہا تھا, کوشش کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں. وہ ایسے سمجھے کہ جی شاید عمران خان بڑا کوئی گھبرا گیا یہ سارے کریک ڈاؤن سے یا جیل سے. میں تو اپنے ملک کا سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے راستہ پکڑا ہوا ہے, یہ تو ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو امید ہی ختم کر دی ہے ملک. تو اور آگے آپ کے پاس راستہ بھی کوئی نہیں ہے, روڈ میپ بھی کوئی نہیں ہے. آخری سوال خان صاحب, آخری سوال. آپ دوبارہ برسر اقتدار آتے ہیں, پہلا جو ٹینور ہے, کیا وہ غلطیاں آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ فار ایگزامپل, آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے, ان کو آپ کے پرنسپل سیکرٹری پسند نہیں تھے, ان کو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب پسند نہیں تھے, ان کو آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پسند نہیں تھے, ان کو آپ کے وزیر خزانہ پسند نہیں تھے, ان کو آپ کے وزیر داخلہ پسند نہیں تھے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, تو کیا آپ ایک تو یہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا, کہ آپ کس حد تک آزاد تھے اس وقت, پھر آپ کے ساتھ جو یہ چھوٹی جماعتیں ساتھ لگا دی گئیں, تو آنے والا وقت کیا آپ کمپرومائز کر کے آئیں گے اور دوبارہ سے وہی غلطیاں دہرائیں گے, یا پھر انڈیپینڈنٹلی آپ ہائیبریڈ رجیم نہیں بلکہ ایکچوئل جو ڈیموکریسی ہے وہ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں جی,
पहले फैसला कर लें कि पाकिस्तान को इस दलदल में से निकालना है या नहीं निकालना, या हमने यही बंदर बांट कर दी। ये बंदर बांट ही कर रहे हैं ना, ये जो अब दुबई में हो रहे हैं बंदर बांट हो रही है कि आपको ये होगा, ये होगा, ये शेयर आपका, ये शेयर आपका, और क्या हो रहा है? बंदर बांट करना मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। इस मुल्क की इस्लाहत कर रही हैं, बड़े फैसले कर रहे हैं, वो पब्लिक मैंडेट से होंगे, और वो तब होंगे जबकि एक क्लियर फैसला हो कि क्या मुल्क में आपने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है या नहीं करनी, या आपने एक लोगों को कह देना है कि जी आप मुल्क में कानून से ऊपर हैं, आप जो मर्जी करें, चोरी करें तो आपको एनआरओ मिल जाएगा, आप जो मर्जी रात को लोगों के घरों के तोड़ के अंदर घुस जाएं, लेकिन क्योंकि आप ताकतवर हैं, आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी कत्ल करने की कोशिश करें तो आपके एफआईआर नहीं कटेगी। अगर तो ये मुल्क चलाना है, आज मेरे से साबिर सुन लो, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। ये मुल्क बड़ी तेजी से ही हमें नीचे लेके जा रहे हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जिस तेजी से हिंदुस्तान ऊपर जा रहा है, खतरा ये है कि वो मुल्क तेजी से ऊपर जा रहा है जो अभी अमेरिका से डील करके आया है, वो नरेंद्र मोदी, जब उसने तकब्बर में कहा कि जी पाकिस्तान को तो भूल ही जाओ, अपने ही बोझ में मरने वाला है। तो वो ठीक कह रहा है कि अगर हमने इसी तरह चलते रहे हम गए। दूसरी तरफ ये कि देखें, प्राइम मिनिस्टर जिसको आप जिम्मेदारी देते हैं, जो पब्लिक से मैंडेट लेके आता है, अथॉरिटी उसकी होती है। जनरल बाजवा कौन होता है कहने वाला कि जी मुझे तुम्हारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं, फलाना नहीं पसंद तो सीएम नहीं पसंद? भाई मैंडेट तो मैं लेके आया हूं, मुझे लोगों ने जज करना है बाद में कि इलेक्शन में, कि उन्होंने फैसला करना है कि मेरे मुल्क ठीक चलाया या नहीं। तो जनरल बाजवा अगर इतने बड़े जीनियस थे, तो वो जो ये लेके आए ये 14 महीने का ये जो सेटअप है, जिन्होंने मुल्क का बेड़ागार करके रख दिया है, तो वो मुझे जरा समझाए ना कि ये सागडार को समझता था बहुत ब्रिलियंट है, और ये शहबाज शरीफ को। तो यही सिलेक्शन हुई ना उसकी, कि वहां उस गवर्नमेंट को जो 6.21 से 4% पे जो ग्रो कर रही थी, उसको हटा के तो इनको लेके सारा कुछ ही मुल्क का एक चीज बताए कि इन्होंने बेहतर की हो। तो इसका मतलब कि वो जो अपने आप को समझता था कि मैं सारा, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा थी, वो तकब्बर में समझता था सब कुछ जानता है। भाई आखिर में ये समझाए कि इकोनॉमी पाकिस्तान की जो हमारी दौर में थी, कोरोना में, किसने कोरोना में निकाला है? ये तो सारे मुझे कह रहे थे मुल्क को लॉकडाउन कर दो। जनरल बाजवा का 2 दफा टेलीफोन आया कि जी वो देखे सारी दुनिया में लॉकडाउन किया हुआ है, आपके ऊपर बड़े बुरा वक्त आएगा अगर ये फैल गई। मैंने फैसला किया था रोकने का, मैं नहीं करता लॉकडाउन, गरीब मर जाएगा या, तो मेरी जिम्मेदारी थी ना। तो अल्लाह का करम है कि दुनिया ने हमें कहा कि वो मुल्क है जिससे सबसे बेहतरीन। अमेरिका का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था ट्रंप का, उसने कहा पाकिस्तान को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम 10 खरब डॉलर बचा सकते हैं अपने मुल्क के, जो हमारी पॉलिसीज थी। तो पॉइंट ये है कि जिसकी जिम्मेदारी है, मैं कुछ और कह रहा हूँ साबिर, जिम्मेदारी मेरी है, अथॉरिटी वो मुझे कह रहा है कि जी वो उसको चेंज कर दो और अलीम खान को ले आओ। मैं उसको समझाता रहा, मैंने कहा मुझे एलडीए ने प्रेजेंटेशन दी है कि 200 अरब रुपए की जमीन उसने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ, उसने फॉरेस्ट की जमीन, एलडीए ने प्रेजेंटेशन दिया है, मैं पूछा रहा हूं उसे, वो कहता नहीं जी उसको ले आओ, उसके लिए करप्शन कोई बुरी चीज ही नहीं थी। तो देखें, ये गलत है कि आप ये चाहें कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैंने ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके आना है कि हम सिर्फ मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो बाकी सब कुछ ठीक है, मैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहता। और लास्टली टाइम खत्म हो रहा है कि फॉरेन पॉलिसी पे भी खान साहब यही इशू है, फॉरेन पॉलिसी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं डील करते। देखिए फॉरेन पॉलिसी में तो हमें 3 साल तो कोई मसला नहीं बना। फॉरेन पॉलिसी में तो जो मेरी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि मैं तो फॉरेन पॉलिसी बना रहा था पाकिस्तान के लिए कि मेरी कौम के लिए बेहतरी क्या, और मैं समझता हूं कि नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी जो हिंदुस्तान की है हमें वो फॉलो करनी चाहिए, हमें कोई किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिरी 6 महीने में जनरल बाजवा की कोई और व्यूज हो गए थे, वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या उसको एकदम, वो मैं डीप जाऊंगा नहीं। तो आखिरी 6 महीने में इसमें कोई शक नहीं कि वो एकदम डाइवर्जेंस, लेकिन 3 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, फॉरेन पॉलिसी पे कंसेंसस था। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔